सिंपल स्टेप्स हैं कि जो भी हम सुनते हैं उसके बारे में अगर सिंपल भाषा में बोले तो विचार करते हैं, ऐसा बोलेंगे ना कि कुछ भी हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो उस पर विचार करते हैं। तो विचार में करते क्या है? जब हम कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, कोई बात आपने पढ़ी है ना, तो क्या करेंगे विचार में? तो वही है, वही मनन है। क्या है, कैसा है, बस इतना जोड़ना है कि क्या ये मानव लक्ष्य के साथ जुड़ता है, क्या जीने में आएगा, क्या वही सार्वभौम है, क्या सर्वकालिक है, क्या विवेक सम्मत है, क्या विवेक है ना। विवेकात्मक विश्लेषण का मतलब है विवेक के अनुसार है क्या, और विवेक का मतलब है लक्ष्य की स्पष्टता, है ना, कि मानव लक्ष्य क्या है, जीवन लक्ष्य क्या है, और मानव लक्ष्य समाधान है। तो क्या इससे समाधान मुझे मिल रहा है? तो समाधान का मतलब मेरे सभी सवालों का जवाब कि मुझे समृद्धिपूर्वक जीना है, मुझे संबंधों में तृप्तिपूर्वक जीना है, संबंधों में तृप्तिपूर्वक जीना है। तृप्तिपूर्वक मतलब न्यायपूर्वक जीना। तो न्याय क्या है? तो न्याय को समझना होगा भाई, अच्छा इसको न्याय कह रहे हैं तो उसका विश्लेषण करना होगा कि ये न्याय कैसे हुआ, इस स्थिति में न्याय क्या होगा, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो सब, ये सब मनन है। केंद्र में केवल न्याय धर्म सत्य होगा अगर और शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मानव लक्ष्य धर्म के अर्थ में है ना। कोई भी शब्द ले लें, इसीलिए नियम ही न्याय, न्याय धर्म, धर्म ही सत्य, यानी सब जुड़ा हुआ है। एक शब्द भी ले लेंगे आप, विवेक ले लेंगे तो सारा कवर हो जाएगा, न्याय धर्म सत्य ले लेंगे तो सारा कवर हो जाएगा, सुख ले लेंगे तो सारा कवर हो जाएगा। आप कुछ भी लेके चलें, मनन का मतलब है कि क्या मैं सुखी हो जाऊंगा फाइनली। सिंपल ले लें, क्या ये जो पढ़ा सुन रहे हैं इसके हिसाब से अगर मैं जीता हूँ तो क्या मैं भय मुक्त, चिंता मुक्त, पीड़ा मुक्त हो जाऊंगा? क्या मेरे मान भय, पद भय, धन भय खत्म हो जाएंगे? पॉजिटिव, क्या मैं विश्वास पूर्वक जी पाऊंगा? ये सब करना और इसका उत्तर हाँ में पा लेना। हाँ में पा लेना मतलब हो जाऊंगा। विश्लेषण के बाद अगर ये हाँ निकल आता है तो अपना पुराना मान्यता गायब हो जाएगी। बिल्कुल। तभी अभी मैं वो जीवन क्रिया वाले शब्द नहीं ला रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा वो बन जाए, और जीवन ज्ञान में उसको भैया मैं फिर जीवन क्रिया में जोड़ दूंगा। इसी बात को जीवन क्रिया में अगले स्टेप में जब जीवन के बारे में बात करेंगे तो यही बात जीवन क्रिया में कैसे होगा। अभी पहले बड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए पहले। अभी तो यही भारी पड़ रहा है ना कि भैया अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब अब फिर वो जीवन क्रिया में इधर उधर हो गया तो फिर मुझे पता है फिर तो कोलैप्स हो जाएगा, है ना। अभी तो एक एक स्टेप से कुछ समझ में आएगा, है ठीक है ना, कि पहले ये पिक्चर क्लियर हो जाए तो फिर जब हम जीवन ज्ञान पे आएंगे, जीवन के बारे में, तो इन्हीं चीज़ों को जीवन क्रिया में भी देख लेंगे। तो जिन्होंने जीवन क्रिया को देखा ही हुआ है तो और अच्छे से हो जाएगा। आशा तो यही है और अपेक्षा तो ये कि है ना कि एजाज भाई को 14 किताब ना पढ़नी पड़े, अनुभवी हो जाए सीधा ठीक है जी। तो हमने ये कहा सिंपल, फिर से एक बार ले लेते हैं जिनको भी, है ना, कि हमारा सारी बात यहाँ पे हो रही है कि हम सुखी होना चाहते हैं। ये तो धर्म है, इसको अलग नहीं कर सकते मानव से। मानव के सुखी होने को मानव से अलग नहीं कर सकते। ये पाइविटल है, मूल बिंदु है। परिचय शिविर का कंक्लूजन इतना ही होता है कि भाई मानव का सारा प्रयास सुख के लिए है। हमने इतनी बात की कि भाई सुख में क्या क्या प्रयास किए हैं, तो अगर उनका नाम दें तो एक भौतिकवाद है जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिखता है, क्षणिक सुख। इसलिए दुनिया पागल है, क्योंकि बाद का किसको पता है। पर बात तो है भाई, वो क्षणिक ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में तो धरती ही बर्बाद हो गई। मतलब वो क्या आदमी नहीं बचेगा। अब हवा प्योर नहीं है, सांस लेने लायक नहीं, पानी पीने लायक नहीं, भोजन खाने लायक नहीं, तो क्या कर रहे हैं।
है ना। तो ये भी तो क्वेश्चन मार्क आता ही है ना उसमें। भौतिकवाद का जो परिणाम हमने यहाँ लिखा, युद्ध, संघर्ष, शोषण, वो तो कोई चाहता नहीं, उससे तो दुखी हो रहे हैं। तो फेल्ड मॉडल है ये। तो हमने पहले दिन इसलिए तो बात की कि भाई इसमें देख लो, दो ऑप्शन है। दूसरा जो आदर्शवाद है वो रहस्य है, वो रहस्य मूलक है। मतलब उसमें क्या होगा वो क्षणिक राहत है, उसमें सुख भी नहीं है, वो केवल राहत का कार्य करता है। जब आदमी बहुत भौतिकवाद से परेशान हो जाता है, संबंधों में परेशान हो जाता है, उसमें राहत ढूंढता है, इतना उसका उपलब्धि है। और अध्यात्मवाद जो है, जो मोक्ष वाला रास्ता है, उससे किसी को अकेले को हो भी जाए पर उससे परंपरा नहीं बन पा रही है। ये सारा हमने देख लिया कल। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार सुख क्या है, वो सत्यानुभूति है। और सत्यानुभूति तक पहुंचने का जो तरीका है वो समझ से है। उससे विचारों में समाधान और जीने में उभय तृप्ति, उभय समृद्धि होगा। अब समझे कैसे, ये मुद्दा है। ये यहाँ तक तो हम आ गए, ये तो परचेश्वर में इक्वेशन आ गई थी, यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस। समझ से समाधान से विश्वास, विश्वास से सुख। वो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको डिराइव कर लिया था कि भाई ये है। यहाँ पे मुद्दा है कि समझा कैसे जाए। अध्ययन बिंदु का सारा पॉइंट उससे आगे का है। परिचय शिविर से नेक्स्ट स्टेप है कि समझने का प्रक्रिया क्या है, क्या करें समझने के लिए। तो एक ही उत्तर है, अध्ययन करना है। जो समझने की प्रक्रिया वो अध्ययन प्रक्रिया है। यहाँ पहुँचे। अब भारी इसलिए पड़ रहा है कि ये अध्ययन प्रक्रिया ये नया है, हालांकि ये वेदांत में भी ये शब्द हैं। अगर आप देखेंगे शब्द वही हैं, ये शब्द है ना परंपरा के हैं, पर अर्थ यहाँ बिल्कुल अलग है ना। वहाँ पे जो समाधि की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और बात कर रहे हैं। शब्द वही हैं। ध्यान, धारणा, समाधि, जब अभ्यास दर्शन पढ़ेंगे तो शब्द आ जाएंगे, पर उनका मीनिंग क्या है वो बिल्कुल अलग है। तो हम जो आज दोपहर से बात कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं कि भाई ये फिर समझने की प्रक्रिया क्या है। समझना है, ये तो कंक्लूजन हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? नरेंद्र भाई, राजेश भाई, प्रज्ञा बहन, मयूर भाई, मेहुल भाई, सबको क्लियर है? एजाज भाई क्लियर है? समझने के लिए करें क्या, ये सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन। भाई क्या करें? तो वो भारी इसलिए लग रहा है कि इसके हम आदी नहीं हैं, ये हमारे दिनचर्या में कोई पार्ट नहीं। समझने के लिए हमारी दिनचर्या को अगर सुबह से शाम तक देखेंगे, सोने के अलावा हम जो करते हैं, 5 कोई बजे उठ जाए चाहे 6 बजे उठ जाए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति अपने को मानता है तो सुबह उठ के वॉक करेगा, योगा करेगा, चाय नहीं पिएगा, काढ़ा पिएगा, नहीं तो करेले का जूस पिएगा। सारा किस लिए कर रहा है? शरीर को स्वस्थ बना के। फिर ऑफिस जाएगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा, आके घर में लाएगा, सब्जी खरीद के लाएगा, अनाज खरीद के लाएगा, कपड़े, बच्चों का शादी करेगा, सो जाएगा। डिजाइन में क्या चलता है? बच्चों को कैसे नौकरी मिल जाए, बच्चों की कैसे शादी हो जाए, अगर घर नहीं है किराए पे है तो अपना घर कैसे हो जाए। इन तीनों के अलावा कोई और विचार किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप से, इससे ज़्यादा किसी का कोई विचार, चित्रण, इसमें जिंदगी समाप्त। मतलब शरीर को जिंदा रखने का, शरीर स्वस्थ बनाए रखने के लिए ही कार्यक्रम है। उसमें समझ के लिए हमारा अभी कोई, कहीं पे कोई जगह ही नहीं है। अब हमको लगता है कि इसको डालेंगे तो यार ये हटेगा, और डर लगता है। पहले क्या लग जाता है? ये छूटेगा। ऐसे अंदर में दिल थर थर आता है, अरे अरे यार इसको कहाँ 6 महीने, ये वो, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तो अपना भोग का क्या होगा। अगर हमको कहीं फिल्म देखने भी जाना है, ये भी करना है, तो आदत तो उसकी पड़ी हुई है। तो ये छूटता हुआ सा दिखता है, जबकि हम यहाँ कह रहे हैं वो छोड़ना तो है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो भारी क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये अभी हमारे दिनचर्या का ही भाग नहीं है। आइए बसंत भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया जी। तो जैसे कल सुबह आप सबने कुछ अध्ययनार्थियों से बातें की थी, उसमें बसंत भैया भी एक वरिष्ठ भाई हैं, वो भी ऐसे समझाने का काम करते हैं।
परेश भैया स्वागत। भैया कौन, थोड़ा सा परिचय करा दें भैया का, दीदी का। अच्छा, नमस्कार जी। जी, आपके मित्र हैं? ओके, अच्छा, ओके। कहाँ रहते हैं? रायपुर में, चरोदा में। जी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा दीदी, स्वागत आपका, जयराम भैया। ये भैया ने बताया होगा, एक परिचय शिविर होता है, जो ये जो जीने का तरीका है, इसके मूल में एक दर्शन है, तो उसका एक इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप होता है, और उसके बाद में जो लोग उसको और आगे समझना चाहते हैं, तो ऐसे परिचय शिविर किए हुए कुछ हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, तो उनके साथ चर्चा चल रही है ना। तो आप देखिएगा कि आपको ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि क्यों हमको ये इजी नहीं लग रहा है या डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी हमारे दिनचर्या का, हमारी प्लानिंग का कहीं पे है नहीं। अब आपको जब लगता है ये करना पड़ेगा, तो इसके लिए समय भी निकालना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा तन मन धन लगाना पड़ेगा इसमें, उसका कोई तो कुछ हटेगा ऐसा लगता है, और जो हटता सा दिखता है वो अभी हमको अच्छा नहीं लगता है। अभी ऐसे ही ना विकास भाई, अभी तो वही जो आप कह रहे हो स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए हम निकाल लेते हैं भाई। अगर हमारा ऑफिस वाला हमको ट्रेनिंग के लिए भेजता है, हम निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए, 6-7 दिन के लिए ट्रिप के लिए निकालते कि नहीं निकालते साल में? अगर हमें तय कर लिया छुट्टी लेके दिसंबर में घूमने जाना है, निकालते हैं। मैंने वही बताया, क्योंकि मान्यता ये है कि उसके लिए निकालना हमको अभी स्वीकार है, इसके लिए ये तो ऐसे ही आ जाना चाहिए। मैंने बताया ना, समझने की मान्यता क्या है कि बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा, शादी कर दो समझ जाएगा। लड़कों के लिए ऐसा बोलते हैं, लड़कियों के लिए भी कुछ ऐसा बोलते हैं क्या राजा भैया? वो पहले से वो पहले से समझदार रहते, ठीक है। तो पर अगर हमको ये बात स्वीकार होती है, देखिए इसमें पहले जो लिखा है, न्याय संकेतों को स्वीकारना, मनन को क्या लिखा है? अगर अनुभव मूलक विधि से भी देखेंगे तो भाषा में क्या लिखा है? आत्मा का बुद्धि को, बुद्धि का चित्त को, चित्त का वृत्ति को, वृत्ति के मन के संकेतों को स्वीकारना। यानी कि मुझे सुखी होना है, मैं सुख के लिए ही कर रहा हूँ, पहले स्वीकार तो हो। अच्छा लगता है पर अभी स्वीकार नहीं हुआ है आपको, है ना। मानव धर्म सुख है, ये अभी स्वीकृति में नहीं आया है। पहला मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मान लिया है ना। स्वीकृति बड़ी चीज़ है। स्वीकृति में आ जाने का मतलब है कि उसके अनुसार कार्यक्रम बन जाना, तब स्वीकृति होती है। अगर कार्यक्रम नहीं बना तो स्वीकार नहीं हुआ, सहमति है। हाँ, ये ठीक बात है। सहमति होने और स्वीकृति होने में क्या फ़र्क है? जब हम सहमत होते हैं तो हम ये मान के चलते हमको कुछ करना थोड़ी है। आप ठीक कह रहे हो, बहुत बढ़िया, देखो चांद सुंदर है, हाँ भाई बहुत सुंदर है, ठीक है। शिमला घूमने जाना है, जैसे मैं बताता हूँ, पिंटू भाई जो किसी ने बोला कि भाई पिंटू भाई कह रहे हैं चिंटू भाई से, यार चिंटू भाई इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लंदन घूमाऊँ, कितना पैसा लगेगा? उसने बोला कुछ नहीं लगेगा, फ्री। बोला ऐसा कैसे? कि सोचने में क्या पैसा लगता है। तो जब तक हमको सहमति है, क्या घूमा भाई क्या है, जैसे ही स्वीकार होता है, यानी कि अब हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। सहमति का मतलब है, स्वीकृति का मतलब है अब इम्प्लीमेंट करना है। सहमति का मतलब है विरोध नहीं करेंगे, आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, है ना। पर स्वीकृति का मतलब है कि नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट है तो अपने जिंदगी की दिनचर्या में इसके लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा ना, इन दोनों के लिए। इसलिए थोड़ा सा अभी आदत नहीं है उसकी, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो स्वीकार क्या होना है? सबसे पहले तो वही स्वीकार होना है जो हमने कल कहा परिचय शिविर में, कि हम सुखी होना चाहते हैं, हमारा सारा प्रयास सुख के लिए है। आज भी सुबह वो बात की, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो भी सुख के लिए ही कर रहे हैं, हो नहीं रहे हैं। ये दिख जाए, क्या हो जाए? ये दिख जाए तर्क से, तो परिचय शिविर तो इतना ही काम करता है भाई, ये देख लो
रूप धन बल पद जिसमें लगे उससे सुखी नहीं हो रहे हो, इतना दिख गया तो अल्टरनेटिव ये है, समझ से सुखी होंगे। सुखी होना चाहते हो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो आपके हाथ में ही नहीं है सुख की चाहत। आपके हाथ में क्या है कि आपने सुख किसको माना है और उसके लिए क्या कार्यक्रम बनाए है। तो परिचय शिविर केवल इतना बताता है, जिसको आप सुख माने हो वो सुख नहीं है, और जिस कार्यक्रम में लगे हो वो जिंदा रहने का कार्यक्रम है, वो सुखी होने का नहीं है। और उतना काम तो जानवर हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बिना ग्लोबल वार्मिंग किए हुए और बिना वर्ल्ड वार किए हुए। जानवर ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, उनके जिंदा रहने में क्या दिक्कत है। आदमी जिंदा रहना भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो जिंदा रहने में भी पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि वो सुख चाहता है, उसका जिंदा रहना उसका पर्पज नहीं है। सुखी नहीं हुआ तो मर जाता है ना, सुख की आशा खत्म हुई तो सुसाइड कर लेता है। तो उसको मरना ज़्यादा पसंद है अगर सुख की आशा नहीं है, क्योंकि उसका धर्म सुख है। तो परिचय शिविर का निष्कर्ष यही है कि ये रूप धन बल भौतिकवाद में सुख नहीं है, ये स्वीकार हो जाना, ये आत्मा से आ रहा है कि सुख किस में है, समझ में है। ये संकेत स्वीकार होना मतलब ये मनन है, यहाँ पे स्वीकृति होती है। यहाँ तक सुनना ही है, क्या हो रहा है यहाँ तक? आप स्वीकार हो गया मनन के द्वारा, यानी कि मनन हो गया और स्वीकार हो गया, बदल गया, सिंपल। ठीक है नरेंद्र भाई, राजेश भाई, प्रज्ञा दीदी, कुमार भाई, मेहुल भाई, एजाज भाई, अरविंद भाई, दीदी। अच्छा आप तो बारी बारी से करते हो, है ना। देखो लक्ष्मी दीदी और है ना विजय भाई का यही तरीका है कि भी एक सेशन एक अटेंड करता है, एक बच्चे संभालता है, फिर दूसरा एक करता है, फिर बच्चे संभालता है, और फिर आपस में बात कर लेते हैं। तो ठीक है, तो फिर तो भैया बात कीजिएगा आप। ठीक है आपको। अनन्या दीदी, देवप्रिया बेटा। हाँ, नहीं तो यहाँ आते नहीं। परिचय शिविर में इस बात की सहमति बनी है तो आप आए हैं, विरोध होता तो आप नहीं आते ना। मनन के बाद ही स्वीकृति, यहाँ तक सहमति है कि भाई ये बात ठीक है, चलो देखते हैं और एक स्टेप और जांच के देखते हैं। तो सहमति बनी है तो श्रवण पठन की, यानी कि सहमति बनेगी तो आप अध्ययन तक कर ले जाओगे, पर अध्ययन के बाद भी मान्यताएं रिप्लेस हो जाएंगी 6 महीने के बाद भी, वो ऐसा होगा नहीं। वो दोनों गठरी पड़ी रहेंगे और फिर जूझना शुरू होगा, जो एजाज भाई कह रहे हैं, है ना स्वाति दीदी, राजेश्वरी दीदी। तो मैं ये कह रहा हूँ ये स्टेप है कि एकदम हमारी फिर अपेक्षाएं सेट हो जाएंगी, ना तो हम अपने से परेशान होंगे कि यार 6 महीने लगा लिए अभी कुछ नहीं हुआ। भाई देख लो स्टेप ये है, नहीं तो हम जल्दी सोचते हैं ना, भाई सब तो सुख हो जाना चाहिए था, हमको उभय तृप्ति आ जानी चाहिए थी, गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए था। भाई नहीं होता है, होता भी है बसंत भैया, चलता है। मैंने कहा यहाँ तक तो पैरेलल में ही चलता है। मनन के बाद आवेश शांत होते हैं, गुस्सा खत्म हो जाता है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है नियम है। मनन हुआ मतलब आपके आवेश शांत हो गए, तर्क तृप्त हो गए, तर्क यानी क्वेश्चन बचते नहीं है। तो इसकी उपलब्धि होती है कि यहाँ पे आपको सारा पता चल जाता है पठन श्रवण से कि भाई क्या क्या है, कोई कौतूहल नहीं बचता है कि अस्तित्व कितना होगा, क्या होगा। जैसे आज विजय भाई का मैंने उदाहरण दिया कि ज्ञान इतना ही है, निश्चित है, इतना हो गया, इतना ही पढ़ना है, इतना ही समझना है। यानी ये पता चल जाता है श्रवण से कि समझना इतना ही है, ये निश्चित हो जाता है कि समझा जा सकता है, इससे सहमति मिल जाती है कि ये बात पूरी है ना। लेकिन स्वीकृति होने में समय लगता है, तो 6 महीने के बाद कुछ लोगों की स्वीकृति बन जाती है। हम देखते हैं जब आप लोगों ने 6 महीने वालों का सत्यापन सुना होगा, आपने जिन्होंने भी देखा है, तो कुछ लोगों का तो होता ही है दीदी, एकदम बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो जाता है, मतलब सारा ही जीना शिफ्ट हो जाता है एकदम, मतलब पढ़ते पढ़ते। तो आप सबने वो सुना ही होगा, मतलब उसका प्रमाण है। हर साल 6 महीने के बाद जो लोग फिर बताते हैं तो उनमें काफ़ी चेंज आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि भाई नियम है, ये बदला, और विचार ना बदले ऐसा संभव नहीं है। उनके विचार, उनके लोग बोलते हैं आप तो क्या बोलने लग गए हो। अभी जैसे राजेश्वरी दीदी और विकास भाई बोले, बिटिया 4-5 दिन ही सुनी, अब क्लास फेलो से जो बात करते बोलते तू कौन सी भाषा बोलने लग गई है, मतलब ये क्या बात कर रही हो।
मतलब हमारे हाथ में भी नहीं होता है। मेरी बिटिया बोलती है कि मतलब काफ़ी बहस करती है जीवन विद्या को सुनने में, स्वीकार करने में। बाद में बोलती पर पापा मेरे साथ पता नहीं क्या होता है। 12th से ही बता रही है कि जब मैं कोई निबंध लिखने जाती हूँ, ऐसे लिखती हूँ कोई भी टॉपिक पे, तो मैं सारा जीवन विद्या का ही पिला के आती हूँ और उस पर नंबर भी मिल जाते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा ही मतलब उसको पता ही नहीं है। मेरी पत्नी को बहुत स्वीकार नहीं है अभी है, पर मैं ये देखता हूँ कि जब वो अपने भाई बहनों से बात कर रही है तो जो मैं बोलता रहता हूँ फ़ोन पे, डिट्टो एज इट इज़ रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है वो सुन सुन के शब्द तो आ ही जाते हैं ना, और ठीक लगता है, सहमति तो होने लगती है, स्वीकृति नहीं है, पर विरोध खत्म हो जाता है। विरोध परिचय शिविर तक रहता है, यहाँ पर आ गए आप सहमति में है ना। तो ये मनन की उपलब्धि है। अब अगला स्टेप करें कि नहीं करें, आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, बताइए। बढ़ें तो चलिए। हाँ भैया, मनन के बाद स्वीकृति। हाँ हाँ, मतलब वो स्वीकृति। अब इसको बाद भैया मैं कई बार इसमें ऐसा लगता है पैरेलल प्रोसेस है। मनन हो रहा है मतलब स्वीकार हो रहा है, ऐसा कहें। मनन हो गया मतलब स्वीकृति पूर्ण हो गई। मैंने ऐसे बताया स्टार्टिंग का प्रोसेस है और पूर्णता का प्रोसेस है। तो दर्शन में हर चीज़ की स्टार्टिंग है और फिर पूर्णता है ना। तो पूर्णता का एक पॉइंट आता है। तो हाँ जी, पूर्णता का। तो मनन पूरा हो गया मतलब स्वीकृति पूर्ण हो गई। मनन होना शुरू हुआ यानी स्वीकृतियाँ स्टार्ट हो गई। यहाँ सहमति से आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, और यानी ये होना शुरू हुआ, विचार बदलना शुरू हो जाता है, तो व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। एक समय के बाद में व्यवसाय भी, मैं बता रहा हूँ, बदलना नहीं है, अपने आप बदलने लगता है। अगर वो व्यवसाय अस्तित्व सहज नहीं है, इसकी बाद में बात करेंगे जब मानवतापूर्ण आचरण में आएंगे, पर ये सभी बदलता है। अगर गलत है तो बदलेगा भाई। अगर शोषण वाला है, उभय यहाँ लिखा हुआ था ना, उभय अतृप्ति का है, असमृद्धि का है, अमीरी गरीबी का है, तो वो बदलेगा। जिससे समृद्धि का भाव आए वो काम होगा, अपने से होगा, पर उसमें फिर डर नहीं होगा। अभी कोई कहेगा सुन के, अच्छा क्या मतलब ये काम गलत है क्या, तो अभी तो डर हो जाएगा, फिर हम कहाँ से कमाएंगे, कैसे खाएंगे। तो अभी ये सोचना भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये सब बदलना नहीं है, इसको कुछ करना नहीं है। केवल क्या करना है, पठन करना है, श्रवण करना है और मनन करना है। बाकी का काम अपने आप हो जाएगा, आपको चिंता की जरूरत नहीं, और खुशी खुशी होगा। तो एजाज भाई जो बोल रहे थे कि कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो अननेसेसरी होगा वो छूट जाएगा। भाई जैसे हम ऐसा बहुत सारा करते हैं कि नहीं करते हैं, जो अननेसेसरी हमने बहुत कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। भौतिक जगत में भी आप देखिए, हम बहुत छोटे थे, गुड्डे गुड़ियाँ और खिलौनों से खेलते थे। आज खेलते हैं क्या? हैं? हो चुके हैं रिप्लेस। हमको नए खिलौने मिल गए हैं, वो छोड़ दिए। हमको असली नकली कार के बजाय असली कार आ गई मतलब प्लास्टिक की कार के बजाय लोहे की कार आ गई है ना। जो कार थी चाबी की बजाय, बैटरी की बजाय, हालांकि वापस बैटरी की कार आ रही है, वो अलग बात है, फिगरेटिवली है ना, पर जिसमें कहीं आ जा सकते हैं ऐसी कार आ गई है। कुछ समय के बाद लगा यार ये कार भी बेकार है, पर वो कब आएगा? जब बड़ी कार कुछ मिल जाएगी। तो जैसे वो छूटा है ऐसे वो भी छूट जाएगा। अगर उसकी अनावश्यक होगा तो अपने आप छूट जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। पर आज आपको वो कार छोड़ना है ऐसा नहीं कह रहे हैं, छोड़ना भी नहीं है ना, परंतु जो भी अनावश्यक होगा वो छूट जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो ये भी बदलेगा किसी समय, कार्य भी बदलेगा, व्यवहार बदल ही जाएगा, विचार बदल ही जाएगा, केवल ये बदलना है। तो तीसरा स्टेप, शब्द कठिन है, अर्थ बहुत आसान है। मैं लिख देता हूँ, और अभी तक हमको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिला है ना। अगर आपको मिल जाए तो बताना। क्या है? निदिध्यासन। पठन श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निदिध्यासन। क्या मतलब है?
निधिध्यासन, है ना, निधिध्यासन, 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 ठीक है, ये एस है। क्या मतलब इसका? निधि का मतलब होता है खजाना, और आसन का मतलब बैठ जाना। सिंपल। निधि का मतलब होता है खजाना, और आसन का मतलब होता है बैठ जाना, आसन लगा लेना। यानी कि अब अब आप अगर ये बदल गया तो सीधा आप निधि के पास बैठ गए, पहुंच गए। निधि मतलब ज्ञान, खजाना क्या है? ज्ञान, साक्षात्कार, बोध, जो हम चाह रहे हैं, सत्यानुभूति। हमारा खजाना तो यही है, सुख की निरंतरता का जो स्रोत है, अनुभव, उसके नज़दीक, उसके दरवाजे पे आपने अब आसन लगा लिया, यानी कि अब आप वहाँ पहुँच गए हैं। इसको निधिध्यासन कह रहे हैं। यानी कि यहाँ से अब आप, ये जो कटा हुआ है, अगर ये बदल गया है तो इस तरफ अब, है ना, तो ये बदल गया है सारा। ये बदलते बदलते, है ना, ये सारा जब चेंज हो गया तो इस सब का रिजल्ट अब ऐसे डायरेक्शन जाएगा। अनुभवगामी का मतलब है अनुभव की ओर। यहाँ पे एरो को अगर देखेंगे तो इधर से आ रहा है, अनुभव से मान्यता, मान्यता से विचार, व्यवहार और कार्य आ रहा है एरोज को देखने से। ये कटा हुआ है, यहाँ पे अनुभव है ही नहीं, अता पता भी नहीं है, और भ्रमित मान्यता से विचार, व्यवहार, व्यवसाय चल रहा है, और वो उभय असमृद्धि, गरीबी, अमीरी, दरिद्रता और गिला, शिकवा, शिकायत, अन्याय, दुख, व्यवहार में अतृप्ति, ये सब उसका रिजल्ट है। यहाँ पे ये बदल रहा है। बदलने के क्या स्टेप्स होंगे, मैं जब इसको जीवन ज्ञान के तहत लूँगा तो एक एक स्टेप बताऊँगा उस समय, पर अभी मोटा मोटा देखना। तो इसमें बदलाव आ रहा है, ये धीरे धीरे हो रहा है। ये अभी की स्थिति है। ये कंप्लीट जो जागृत है उसका है, जो उभय तृप्ति और उभय समृद्धि के साथ जी रहा है। ये इधर से इधर चेंज हो रहा है, तो पहले ये बदल रहा है, और ये बदल गया तो सीधा किधर पहुंच गए? निधिध्यासन पे पहुंचे। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली क्या है ना? फिर से एक बार परिभाषा देखेंगे क्या? हम थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया शब्द से अर्थ, तो थोड़ा सा उसका अभ्यास कर लेते हैं। अभी एक दो शब्दों का तो कर लें, बाकी का तो आप जब अध्ययन करेंगे, पर एक तरीका निकल आए। निधिध्यासन, केंद्रीकृत ध्यान, पहला। अनुभव तो जो किताब वाला है वही बताना है ना, थोड़ा ऐप में अनुभव में होना। हाँ, तो ये तो अनुभव मूलक में होगा, क्योंकि वो भी खजाने के पास बना ही रहता है। अनुभव में होना मतलब इसी की बात कर रहे हैं। दूसरा केंद्रीकृत ध्यान। हाँ, सहस्तित्व में अनुभव, सहज प्रमाण। तो ये सब केंद्रीकृत ध्यान और सहस्तित्व में प्रमाण कौन दे रहा है? वो तो यही देगा, अनुभव वाला। अब आगे, अध्ययन विधि में निश्चित अवधारणा की स्थापन प्रक्रिया ही निधिध्यासन है। अनुभव क्या? अध्ययन विधि में, अध्ययन विधि में, है ना, अध्ययन विधि में निश्चित अवधारणा स्थापन प्रक्रिया। तो जो यहाँ पे शुरू हुआ है मनन, अब वो स्थापना हो गया है। मान्यता में रिप्लेस नहीं, अब ये एक जगह स्थापित भी होता है। स्थापित कहाँ होता है? वो बुद्धि में होता है। अभी मैंने उसको नहीं रखा है। ये भी दोनों डेफिनेशन अध्ययन, अनुभव मूलक और, हाँ वही मैंने, इसीलिए मैंने कहा हर डेफिनेशन ऐसे ही मिलेगी, क्योंकि ये क्रियाएं तो, जीवन की क्रियाएं तो दोनों में होती है ना, इसलिए जीवन क्रिया में फर्क देखेंगे, है ना। तो निधिध्यासन, और फिर और भी एक और होगा, एक और नीचे होगा। नहीं, दो ही हैं। तो फिर से वो एक और है, जिसमें विचार अभ्यास, कर्म अभ्यास, शास्त्र अभ्यास आता है, पर ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ, है ना। शायद पुरानी वाली। तो इसका मतलब मोटा मोटा देखते हैं। अब ये परिभाषा से जुड़ जाएगा, यानी कि अध्ययन विधि में अवधारणा की स्थापना हुई, मतलब रिप्लेसमेंट हुआ। अब ये स्थापना कैसे होगी
कि जब साक्षात्कार होगा तो अवधारणा ये स्थापित हो गई, तो उसके लिए साक्षात्कार होना जरूरी है। क्या हुआ, अब जो यहाँ पर मान्यताएं स्थापित हुई हैं तो यहाँ पे क्या स्पष्ट हो गया आपको? न्याय का स्वरूप, समाधान का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, व्यवस्था का स्वरूप ये स्पष्ट हो गया है। और निधिध्यासन का मतलब है आपने अब उस जीने के डिजाइन में जो ट्रांजिशन था, लिखा है ना ट्रांजिशन, वो पूरा हो गया है। अब लगभग आप ऐसा जीना शुरू कर दिया आपने, कैसा? जैसा ये जी रहा है, यानी कि इसमें बदलाव आ गया है। और बदलाव आते ही अवधारणा स्थापित, यानी कि आप अनुभव की ओर चले जाते हैं। तो निधिध्यासन का मतलब है कि आपने जो जीने का डिजाइन जैसा ये जीता है, सुखपूर्वक निरंतर हर संबंध में न्यायपूर्वक जी पाना, समृद्धिपूर्वक जी पाना, वैसा जीना का डिजाइन आपने यहाँ पे जो स्पष्ट हुआ था वो बना भी लिया ग्राउंड पे, और वैसा जीने लग गए। व्यवहारिक स्वरूप में क्या होगा? अवधारणा स्थापित हुई, मतलब ये बदलेगा ना। अवधारणा स्थापित होने का मतलब क्या है? ऐसा रह नहीं सकता। अगर वो स्थापित हो गई है तो ये बदल ही जाएगा, है ना। ऐसा होगा नहीं ना कि अवधारणा स्थापित हो गई और जिएंगे ऐसे, ऐसा व्यवहार कार्य रह जाएगा, गुस्सा आता रहेगा, भोग में पड़े रहेंगे, है ना, लोगों को परेशान करते रहेंगे, बदला लेते फिरेंगे, गाली देते फिरेंगे। वो सब होगा नहीं, हो ही नहीं सकता है। हाँ, थोड़ा ओवरलैप, पर यहाँ पे अभी भी कंसेप्चुअल है ना। यहाँ पे प्रैक्टिकल हो गया है। वो जो अवधारणा बनी है वो यहाँ पे आप जी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आवेश शांत हुए, यहाँ पे मूल्यों का निर्वाह करने लग जाते हैं। जो चेंज है, पहली स्थिति आप गुस्सा कर रहे हैं, गिला शिकवा शिकायत में हैं, क्रोधित हैं, आवेशित हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी है, यहाँ पे वो करना बंद हो गया। यहाँ पे कर क्या रहे हैं? मूल्यों का निर्वाह करना। अब आप विश्वास, सम्मान, स्नेह को व्यवहार में जी पाते हैं। हर एक के साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, गौरवता, श्रद्धा, प्रेम, इसको जहाँ जहाँ जो संबंध में जिस जिस मूल्य का निर्वाह करना होता है वो कर पाते हैं। ये बड़ा शिफ्ट देख रहे हो आप। यहाँ पे गिला शिकवा शिकायत, भ्रम, आवेश सब हैं, प्रश्न हैं, भय है, चिंता है, पीड़ा है, सब कुछ है। यहाँ पे वो खत्म हो गए, खत्म होने शुरू हो गए कहना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि पूरा खत्म होना और निर्वाह शुरू होना एक ही पॉइंट है ना। जैसे ही समाप्त हुए तो समाप्त तभी होंगे जब ये शुरू हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत हो गई निधिध्यासन का मतलब। अब मैं विश्वास के साथ, भय, चिंता, पीड़ा खत्म हुआ का मतलब क्या हुआ? कि मुझ में समाधान आ गया। तो यहाँ पे समाधान आ गया ना विवेकात्मक विश्लेषण से, तो समाधान की स्थापना भी हो गई। तो समाधान आते ही मुझ में विश्वास आ गया, विश्वास आते ही भय, चिंता, पीड़ा खत्म हो गया, गिला शिकवा शिकायत, संबंधों में लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। उसकी जगह क्या आ गया? मूल्यों का निर्वाह, न्याय, संबंधों में न्याय गया। तो उसके अनुसार ये निधिध्यासन उसको कह रहे हैं। तो आप खजाना मतलब अब अनुभव के नज़दीक पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये है, क्योंकि आप ऐसा जी रहे हैं। अनुभव किस चीज़ का होना है? न्याय, धर्म, सत्य। न्याय, धर्म, सत्य को आप जीते हुए ही अनुभव करेंगे, केवल पढ़ के विचारों में, तर्क में नहीं होगा। तर्क जरूरी है, तर्क जरूरी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। निधिध्यासन है तो डिफिकल्ट लगता है पर सिंपल है। अब निधिध्यासन हो गया तो अगला स्टेप तो यही है, जो मैंने यहाँ एरो यहाँ लगाया, ये यहाँ हुआ, तो उसके बाद ये अनुभव ही है। पठन, श्रवण, है ना, पठन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव, ये पूरी। तो जब ये हो गया मतलब ये इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब ये भी उभय समृद्धि, उभय तृप्ति व्यवस्था में भागीदारी, निरंतर सुख के साथ हो गया।
पर ये भी अनुभव, मतलब यहाँ सत्यानुभूति जो अनुभव लिखा है तो यहाँ पहुँच गया। अब अनुभवगामी था, अब ये अनुभव मूलक हो जाएगा, है ना। अब इनमें जो स्टेप्स हैं, इनके कुछ स्टेप्स भी हैं, है ना, तो मैं उनको भी लिख देता हूँ ताकि एक बार पूरा हो जाए ये वाला, बाकी फिर चर्चा और दोबारा भी कर लेंगे, है ना। तो देखिए, हम अगर कहें फाइनली सत्य की अनुभूति हो रही है ना, तो सत्य में धर्म और न्याय और नियम, समाधान, समृद्धि सब कुछ समाया हुआ है। सत्य एक शब्द है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। अगर एक शब्द बोलेंगे सत्य, तो सत्य मतलब जैसे क्या बोला, भोजन, क्या बोला, एक शब्द है, पर भोजन में फल भी आ जाएगा, सब्जी भी आ जाएगी, दाल भी आ जाएगा, चावल भी आ जाएगा, चटनी भी आ जाएगी, गुलाब जामुन भी आ जाएगा। भोजन के जितने भी आयाम हैं, मोमोज भी आ जाएंगे दीदी, चिंता मत करो, जो भी है सब आ जाएगा, पर शब्द क्या है, एक भोजन। इसी तरह से मुझे भोजन करना है, एक शब्द है, पर उसमें आप जो चाहें, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक है खाएंगे आप, जो हमने पहले उदाहरण लिया था। पर भोजन बच्चे को बताना इतना आसान थोड़ी है, उसका सारे आयामों में। अब आप कहोगे गुलाब जामुन भी बनाना बताना उसको तो पसीना आ जाएगा। अगर बच्चा बोले अच्छा गुलाब जामुन भी बनाना बताओ, और हमको ही नहीं पता है, दाल चावल तक तो ठीक है, गुलाब जामुन तो बाजार से ही खरीदते हैं पर जिनको आता है उनके लिए आसान है, जो आज बनाया लंच में। इसीलिए सत्य में सब कुछ समाया हुआ है। सत्यानुभूति मतलब संपूर्णता, पूरा, पूर्णता। न्याय भी, धर्म भी, सत्य भी, नियम भी, समाधान भी, समृद्धि भी, सुख, शांति, संतोष, आनंद, जो भी शब्द आपने सुने हैं, न्याय भी, सब कुछ इसमें है। तो ये अनुभूति हो गई, तो इसका मतलब पूरा हो गया। ये तो एंड पॉइंट है ना सारा। तो सत्य शब्द को ही अगर हम देखेंगे तो सत्य में सब आ गया ना, न्याय, नियम, धर्म, जितने भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं वो सत्य के अनुसार ही है। तो चाहे न्याय की बात करें, नियम की बात करें, उभय तृप्ति, उभय समृद्धि, समाधान, व्यवस्था, जितने भी ये अस्तित्व सहज शब्द हैं वो सारे किसमें समा जाते हैं, सत्य में। तो इसके क्रम में जब सत्य की अनुभूति होती है, हमको जो माइलस्टोन्स आते हैं, एक एक स्टेप्स, तो एक एक स्टेप्स एक तो करके बताए कि भाई यहाँ पे क्या है, सूचना पूरी हमें ये आ जाता है कि ये बात ठीक है, सहमति बन जाती है। सहमति का नाम है भास। वो तभी बनती है जब हमको सत्य का भास होने लग जाता है, ग्लिम्सिस, कि ये बात तो ठीक है भाई। तो आप सब में परिचय शिविर और अध्ययन बिंदु से और ये पठन से, तो अब यहाँ पे 4 ही माइलस्टोन है, पर भास की भी कुछ स्टेप्स होंगे। तो परिचय शिविर से एक हल्का सा, एक आशा की किरण जिसको कहेंगे, वो जल की, कि यार सुखी हुआ जा सकता है। जी भैया, बिल्कुल जी महाराज, ठीक है गेंदालाल भैया, जी दीदी, बढ़िया जी, बसंत भैया। तो परिचय शिविर से सत्य का भास होना शुरू होता है, जो कि पठन श्रवण तक भास पूरा हो जाता है। भास की शुरुआत और भास की पूर्णता। तो जो भास हमको परिचय शिविर से हल्का झलका कि ये बात तो सही है, ठीक लगती है ना, वो कहाँ पूरा होगा, जब ये पठन श्रवण पूरा हो जाएगा, तो भास पूरा हो जाएगा, तो हमको क्या हो जाएगा, सत्य झलकने लगेगा, सत्य का भास होगा। ठीक है। मनन के फलन में आभास हो जाएगा, सत्य का ही आभास। और आभास हुआ मतलब बहुत सारा हुआ, आवेश शांत हुए, तर्क तृप्त हुआ, समाधान हुआ, सभी सवालों का जवाब मिला, जीने का स्वरूप स्पष्ट हो गया। सारे सवालों का जवाब मतलब क्यों जीना, कैसे जीना, यहाँ पे ये मनन का महिमा है। आभास हुआ मतलब इतना सब हुआ तो आभास हुआ। तो जो हो रहा है, कर्म ये प्रक्रिया कर रहे हैं, तर्कपूर्वक जांच रहे हैं, हो क्या रहा है, आभास हो रहा है। और यहां पर प्रतीति हो रही है।
भास, आभास और प्रतीति और अनुभव, और ये दोनों एक ही हैं, अनुभूति। तो मैंने सत्य शब्द को लिखा नहीं है, नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं? सत्यभास, सत्य का आभास, सत्य की प्रतीति, सत्य की अनुभूति। जो सत्य अनुभूति यहाँ लिखा हुआ है, अब सत्य में सब कुछ समाया है ना, ये आप ध्यान ही रखेंगे। सत्य एक शब्द मतलब सहस्तित्व, सहस्तित्व मतलब सब कुछ। अभी मैंने और शब्द प्रयोग नहीं किए क्योंकि अभी खुले नहीं हैं, नहीं तो वो विकास क्रम, विकास जागृतम सब कुछ आ जाएगा इसमें, आचरण पूर्णता, ये सब तो सारा कुछ है। सत्य मतलब सब कुछ को समाये हुए है, जैसे भोजन सब कुछ को समाये हुए है। जब हम भोजन कह रहे हैं तो पानी अलग से कहने की जरूरत नहीं है, दूध अलग से कहने की जरूरत नहीं है, मिठाई अलग से कहने की जरूरत नहीं है। सब कुछ भोजन मतलब सब, जो भी आहार किया जा सकता है। तो ये अध्ययन प्रक्रिया है, सुखी होने का जो समझने की जो प्रक्रिया है, करने वाला काम ये है, ये अपने आप होता रहता है। ये करना है, पठन करना है, मनन करना है, यहाँ तक करना है, यहाँ के बाद में तो कुछ करना भी नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ एरो नहीं लगाया, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। करने वाला काम कहाँ तक है? केवल यहाँ तक। ये हो गया, उसके बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते भाई। अब तो आप क्या करेंगे? आपने खेती तैयार कर दिया, बीज डाल दिया, पानी डाल दिया, अब क्या करेंगे? अब बैठ के आप देखिए आराम से कि भाई कब स्प्राउट होगा, निकल आएगा। इतना करना है। अब आप जितने समय में करना चाहें उतने में कर सकते हैं। प्रतीति मतलब, हाँ, प्रतीत होना मतलब क्या? इंग्लिश के शब्द मुझे याद नहीं आ रहे हैं। देखो अभी वो आए नहीं है ना, वोकेबुलरी में नहीं आए हैं, जबकि ट्रांसलेशन किया है। पर हिंदी से ही बताएं। प्रतीति का मतलब है बेटा, वैसे साक्षात्कार और बोध दोनों मिला के प्रतीति है। जो जीवन क्रिया में साक्षात्कार और बोध बोलते हैं ना, उसका नाम प्रतीति है। रियलाइजेशन अनुभव का नाम है नहीं। एक्सपीरियंस शब्द हम सेंसेशन के साथ जो होता है उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। सेंसुअल जो सेंसेशन है वो एक्सपीरियंस है, तभी ऐसा कह रहे हैं। तो अनुभव को रियलाइजेशन कह रहे हैं, और प्रतीति को कॉग्निशन नहीं है ना, एक शब्द है मैं भूल रहा हूं, सर्टिट्यूड है क्या? देखिए सर्टिट्यूड का क्या मीनिंग है? सर्टिट्यूड हाँ, तो वही मतलब प्रतीति का मतलब है, वो हिंदी में प्रमाण है। हाँ, सर्टिट्यूड, हाँ, यकीन, वही बता रहे, मतलब पूरा यकीन आ जाना, प्रतीति हुआ, मतलब चीज़ों का स्पष्ट हो जाना। पर साक्षात्कार ही ठीक है ना भाई, अंग्रेजी शब्दों से भी नहीं जाएगा ना मीनिंग। मैं तो केवल रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने अंग्रेजी शब्द क्या किया है। हाँ, इसके लिए एक तो हिंदी में है नहीं, बहुत सारे अंग्रेजी में है नहीं, तो हम उनका जो नियरेस्ट मीनिंग, पहले इसका मीनिंग देखते हैं हम, उस मीनिंग के जो नियरेस्ट इंग्लिश वर्ड होता है उसको चूज करते हैं। डिक्शनरी में देख रहे हैं, आजकल चैट जीपीटी का भी मदद ले रहे हैं, पर पहले डिक्शनरी, गूगल जो इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और इन सब से लेते हैं। हाँ, नहीं, ट्रांसलेटर को भी करते हैं, पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को लेते हैं जो एक्चुअल शब्द का मीनिंग बताता है। फिर हम नियरेस्ट जो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो पर मेरे अभी उसमें टर्मिनोलॉजी में बैठे नहीं हो, लिखते समय तो याद आते हैं। हाँ, क्योंकि अभी एक बार इंग्लिश में शिविर ले लूँगा तो शायद फिर याद हो जाएंगे। अभी हाँ हाँ हाँ, देखिए भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति को बताने के लिए मैं एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ।
तो कहानी सुनाऊं आपको? ऐसा ठीक है। बिल्कुल जल्दी, एकदम बिना कहानी के कैसे आएगा समझ में? उदाहरण तो चाहिए एकदम, है ना? बिल्कुल। तो हम इसको क्या करते हैं, है ना, है तो ये उदाहरण एक इस चीज़ को बताने के लिए थोड़ा सा सहायक पद्धति है। उसकी सीमा होती है, उसी सीमा में वो हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, है ना? और उसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब क्योंकि एक्चुअल में तो यही है, पर अब ये एक्चुअल है, इसको बताने के लिए कुछ कथा है। कथाओं का प्रयोजन इतना ही है, वो सिंबॉलिक होती है ना, प्रतीकात्मक। तो कैसे हैं कि जैसे थोड़ा सा एक आपको कल्पना करना है, इमेजिन करना है कि भाई आपको किसी ने, जब आप सो रहे थे, है ना, सोते हुए या बेहोश करके हेलीकॉप्टर से रात को 2 बजे रेगिस्तान में छोड़ दिया है। याद आ गया दीदी? दीदी को याद आ जाएगा। क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। अब वहाँ पे आपकी आँख खुलती है रात के 2 बजे, तो सूचना दी जा रही है, आपको तो पता भी नहीं है कि 2 बज रहे हैं, आपको थोड़ी पता है। ये तो आपको इमेजिन करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, ताकि इन शब्दों का थोड़ा सा मीनिंग पता चले, उस अर्थ में है, और कोई मतलब नहीं है, है ना? अब आपको रेगिस्तान भी कैसे पता चलता है कि जब आप आँख खुलती हैं, और 2 बजे का मतलब यही है कि चांद भी नहीं निकला हुआ है, ये भी सोचना है ना। उस दिन केवल तारे हैं, बादल नहीं है, इतना हम आपको क्लू दे देते हैं कि क्या नहीं है, बादल नहीं है, तारे तो हैं। अब आप कैसे, कहाँ हैं, ऐसी स्थिति में अपने को पाते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ, किधर जाऊँ, पर इतना जरूर पता है ना, पैरों से, हाथ से छूने से, और जो भी तारों की रोशनी की चारों तरफ रेत ही रेत है, रेगिस्तान है। अब यहां से आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अगर थोड़ा बहुत किसी को तारों का पता है तो अनुमान लगाएंगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, है ना, कौन सी नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। अगर किसी को वो भी नहीं पता है तो ना भास है, ना आभास है, ना प्रतीति है, कुछ भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाऊँ। तो ये स्थिति है भ्रम की, कि कुछ नहीं पता है अभी, है ना। अब इसमें तो आपको प्रस्ताव मिलता है अध्ययन का, वहाँ पे अध्ययन का प्रस्ताव नहीं, आप केवल इस कहानी में तो वेट ही कर रहे हैं। जैसे ही 4 या 5 बजते हैं, थोड़ा सा लाइट आता है और आप चारों तरफ अब देखते हैं, प्रकाश हल्का सा हुआ, तो हल्के प्रकाश में जो आपको दिखाई देता है, एक तरफ झुरमुट दिखता है और बाकी और सब तरफ कुछ नहीं दिखता है। अब आपको क्या लगेगा, बताइए, क्या भास होगा? इधर हो सकते हैं, यही अनुमान बनेगा ना कि भाई जिधर झुरमुट है, कि ये पेड़ भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है, पर जो कुछ भी है, अगर रेगिस्तान से अगर कोई चीज़ अलग है तो किधर है? इधर ही है। झुरमुट दिख रहा है आपको, पर वो झुरमुट जैसा ही दिख रहा है, पर क्योंकि अभी 4 ही बजे हैं, झुरमुट का मतलब कोई शेडो जैसा चीज़ है ना, बाकी तरफ तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो इधर जो वो दिख रहा है उसको कहेंगे भास, क्योंकि आपको इतना तो पता चल जाता है कि अगर चलना है तो इधर ही चलना है, बाकी तरफ तो कुछ है ही नहीं, रेगिस्तान ही दिख रहा है। अगर कुछ पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा, कोई आदमी मिलेगा जिससे मैं कुछ हेल्प लूँगा, तो किस तरफ संभावना बनती है? क्लियर है मेहुल भाई? भाई आप 4 या 5 बजे के आसपास जब पाँव फूटता है, मतलब दिन बिल्कुल सूरज निकलने में अभी 1-1.5 घंटा बाकी है, तो हल्के धुंध का मतलब अंधेरा गायब हो गया है, कम हुआ है, रोशनी की शुरुआत हुई है, बाकी तरफ कुछ नहीं दिख रहा है, केवल एक तरफ झुरमुट दिखता है, इसको कहते हैं भास। और आपका निश्चय बनता है कि इस तरफ ही चलूँगा थोड़ा सा, और आप चलना शुरू भी कर देते हैं कि ठीक है, सूरज जब निकलेगा, जितना भी दिख रहा है, धीरे धीरे रास्ता देखते हुए किस तरफ जाते हैं आप? झुरमुट की तरफ चलते हैं। क्यों? आपका अनुमान बना कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, पेड़ है, क्योंकि झुरमुट से क्या पता चलता है कि भाई कुछ है इधर।
इधर सूरज निकला और उधर आप नज़दीक आए, तो दो प्रक्रियाएं साथ साथ हुई। क्या हुआ? इधर रोशनी आई और उधर आप थोड़ा सा चलते हुए नज़दीक भी पहुँच, अभी तक चल अंधेरे में ही रहते, है ना। बाकी तरफ चलते तो कहाँ पहुँचते वो पता नहीं है, वो तो आपका अनुमान है कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको बैलों की आवाज़, जानवरों की आवाज़, भौंकने, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ और कहीं कहीं से धुआं भी उठता हुआ दिखने लग गया है। क्या हुआ है? और अभी लोग दिख नहीं रहे हैं क्योंकि दूर है ना। लेकिन क्या दिखने लग गया है? आवाज़ आनी शुरू हो गई हल्की हल्की, कि जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा है या गाय रंभाती है, बैल रंभाता है ना। और हल्का हल्का वो धुंधलका है। अब उसमें आपको दिखता है कि कुछ कुछ पेड़ भी हैं, मतलब पेड़ जैसी आकृति। अब वो थोड़ी साफ हुई, जो पहले एकदम ऐसे बन रहा था अब थोड़ा वो ऐसे ऐसे थोड़ी सी लकीरें दिखने लगी। क्या लगेगा अब आपको? नहीं पता क्या चलेगा? गांव है, पक्का हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपका निष्कर्ष बन जाएगा कि गांव ही है ये। क्योंकि आपको सूचना तो है ना पुरानी, इस कहानी में आपको ये सूचना है गांव क्या होता है ना। वो सूचना श्रवण पठन वाली है कि भाई देखो ऐसा है, तो गांव दिखने लग जाएगा। मतलब अभी दिखा नहीं है, लोग दिख नहीं रहे, लेकिन उनसे जो आवाज़ें आती हैं, धुआं उठता है, आपको समझ में आ जाता है कि गांव में ही कंडे वंडे समय भी हो रहा है, लोग अपना खेत वेत में जाएंगे, तो भाई कोई नाश्ता बना रहा होगा, तो किसी ने अंगीठी, किसी ने चाय। ये आभास की स्थिति है, बड़ी स्थिति है। अब आपको वो जो डाउट था पहले कि ये गांव भी हो सकता है, चल के देखता ही हूँ, है ना, थोड़ा भास ही हुआ था कि अनुमान था, अब वो पुष्ट हो जाता है। पुष्ट मतलब स्ट्रेंथन हो जाता है कि एग्जैक्टली ये और कुछ नहीं, गांव ही है, क्योंकि इतना सारे संकेत अब आपने जोड़ लिए हैं। तो ये तर्क लगा रहे हो आपने देखा कुछ नहीं है, इसको तर्क लगाना बोलते हैं। कि जहाँ धुआं होता है, जहाँ आवाज़ आती है, गाय बैल कहाँ पाए जाते हैं, धुआं कहाँ उठता है, थोड़ा थोड़ा ये है, ये सब क्या, ये सब तर्क लगाना बोलते हैं इसको। आपने तर्क लगाया है जिससे गांव की तस्वीर आपको बन गई है कि ऐसे गांव ही में ही होता है। कुछ कह रहे थे? हाँ, आभास, उसको आभास क्रिया बोलो। मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शब्द आभास है। आभास का मतलब है जो आपको सूचना से अनुमान बना था, यहाँ केवल अनुमान ही है। क्या है यहाँ पे? एक अनुमान बोलते हैं उसको कि भाई ये इधर गांव हो सकता है, पर जरूर नहीं है हो निकले, हो सकता है गांव ना हो, केवल जंगल ही निकला है कोई, है ना। अगर ऐसा है, अगर वो अनुमान नहीं बनता तो आप जाके देखेंगे तो दूसरा करेंगे। पर यहाँ तो मैं अब ये मान के चल रहा हूँ, ये प्रक्रिया के आधार पे अनुमान दे रहा हूँ। बाकी उदाहरण तो आप कितने भी बन सकते हो ना, कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है। हम तो इस सच्चाई को बताने के लिए कि कैसे जब आप इस रास्ते में चलेंगे तो यहाँ न्याय जैसा लगेगा, धर्म जैसा लगेगा, यहाँ पे पक्का हो जाएगा, तभी तो ये बदलेगा। अब आप अब हिलेंगे डुलेंगे नहीं, स्वीकृति हो जाए कि अब इधर ही जाना है। जबकि उससे पहले लग रहा था कि पता नहीं कोई दूसरा झुरमुट दिख जाए, मान लो थोड़ा आगे बढ़ते तो अदर भी, पर कहानी तो कैसी भी बढ़ सकते हैं ना आप। पर हम तो कहानी इसके आधार पे कहानी बता रहे हैं, इसको आभास बोलेंगे। आपने देखा कुछ नहीं है भाई, ना आपने गाय देखी है, ना बैल देखा है, ना आदमी देखा है, ना घर देखा है, लेकिन सारे संकेत आपको ये बता रहे हैं तर्क के आधार पर, संकेतों के आधार पर। जब उनको आपस में कोरिलेट करते हैं, जो मैं बता रहा था, मनन का मतलब है सारी सूचनाओं को आपस में अंतर संबंध को देखना, तर्क को लगाना, तर्क लगा के निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना। लक्ष्य के अर्थ में आपका यहाँ पे लक्ष्य क्या है? किसी गांव में जाना है, तो वो सारे तर्क आपको अब इंगित कर रहे हैं ये गांव ही है, देखा नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, दूर ही हैं आप, परंतु आपको एक तो रोशनी मिल गई है, तो रोशनी भी कहाँ से आ रही है? ये समझ की रोशनी आती चली जा रही है ना। भ्रम दूर होता जा रहा है धीरे धीरे, आपको अनुभव की रोशनी। तो अध्ययन की एक परिभाषा है, अभी उसको लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ, उसको बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगा, अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आत्मा की या अधिष्ठान की साक्षी में, अनुभव की रोशनी में किया गया, स्मरण पूर्वक किया गया
क्रिया, प्रक्रिया और प्रयास। एक बार अनुभव की रोशनी में आत्मा की साक्षी, दो शब्द हुए। अनुभव की रोशनी, आत्मा या अधिष्ठान, एक अधिष्ठान शब्द आएगा पर भी आत्मा ही लिखें। आत्मा की साक्षी में किया गया क्या? क्रिया, प्रक्रिया, स्मरण पूर्वक। हाँ, बीच में उसको लिखना जरूरी है ना, स्मरण पूर्वक, तो रह गया है। किया गया क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास। ये अध्ययन की ऑफिशियल परिभाषा है। आप अध्ययन की परिभाषा पढ़ दीजिए भैया एक बार, मैंने सही बताई कि नहीं परिभाषा संहिता से, है ना। एक बार चेक करते हैं जो हमने शब्द से अर्थ से, उसको 2-3 बार जांच लेते हैं तो आपको लगे कि ऐसे ही करना है आगे भी। यही है, पढ़ दीजिए। प्रक्रिया और प्रयास, ये भी होगा पर अभी क्रिया ही लिखा होगा, प्रक्रिया प्रयास भी होगा, आगे होगा। क्रिया में लिखा है साक्षात्कार, अर्थबोध, निधिध्यासन। हाँ, निधिध्यासन वहाँ पे आएगा पर वो अध्ययन में ही है। हाँ। क्या हो रहा है, तो मैं जो बता रहा हूँ कि वो सूरज उग रहा है, वो क्या है? अनुभव की रोशनी है। मैं जो कर रहा हूँ वो आत्मा की साक्षी में कर रहा हूँ, यानी कि मेरी जो अपेक्षाएं हैं कि मुझे गांव की तलाश है, सुख की तलाश है, वो पूरी होती दिखती है। वो साक्षी, आत्मा की साक्षी का मतलब है आत्मा में ही पूर्णता की प्यास है, सुख की तलाश है, उसकी प्रेरणा है। उसका साक्षी का मतलब कि जो काम हो रहा है वो ठीक बता रहा है, ठीक लग रहा है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण से, क्योंकि वो जो फाइनल अथॉरिटी है वो आत्मा की है ना राजू भैया। उसको आत्मा की साक्षी कह रहे हैं कि मेरे में जो तलाश है, पूर्णता की प्यास जो आ रही है वो आत्मा से आ रही है। सुखी होने की जो प्यास है, सुख की चाहना है, वो पूरी होती दिख रही है। किसकी और रोशनी में? अनुभव की स्मरण पूर्वक। स्मरण में मतलब स्मरण कहाँ होता है? वो मान्यता में स्मरण होता है, वो यहाँ बनी गया है, बनी रहा है स्मरण में। आप तो यहीं से चलना शुरू हो जाता है, पठन श्रवण से ही, है ना। और इसको जब मैं आगे बताऊंगा जीवन क्रिया में और एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी जो रोशनी का संबंध है, वो जो सूरज की रोशनी है वो किसकी रोशनी है? अनुभव की रोशनी है। कहाँ से आ रही है वो? इस आदमी से आ रही है, इस मानव से आ रही है, ए नागराज जी से। इनके अनुभव मूलक मतलब अनुभव की रोशनी में ही हम पठन कर रहे हैं। तो ये जो सारी मान्यताएं हैं ये कहाँ से आ रही हैं? अवधारणाएं अनुभव की रोशनी ही ये है, इन्हीं को पढ़ रहे हैं। इस रोशनी में ही हम जो कुछ भी कर रहे हैं, तो क्रिया, प्रक्रिया, ये श्रवण, मनन, पठन क्या कर रहे हैं? अनुभव की रोशनी से ये जैसे जैसे करते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। और हमको जब ये नहीं कर रहे तो अंधेरा है बिल्कुल। सूरज उगा तो रोशनी थोड़ी आई, और हमने चलना शुरू किया, जिधर हमको अनुमान बना तो आभास हो गया, तो हम आभास तक पहुंचे थे, ठीक है। उधर से सूरज 8 बज गए, तो यानी कि अब सूरज निकल गया और हर चीज़ हमको अब तो साफ साफ ही दिख रही है, अब अनुमान की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आपने चल तो रहे थे, आपका प्रयास भी जरूर, ये क्रिया प्रक्रिया चल ही रहा है, ये रुका थोड़ी है। आप बैठे रहें और सूरज की रोशनी भी निकल जाए तो भी आपको क्या मिलेगा? ना भास होगा ना आभास होगा, कुछ हो जाएगा। अगर सूरज निकल जाए और आप बैठे रहें और देखते रहें कि कोई आके ले जाएगा, कोई आएगा, चमत्कार होगा, कोई हेलीकॉप्टर आएगा मुझे ढूंढता हुआ, मेरे रिलेटिव ढूंढते आएंगे, ऐसा भी सोचते रह सकते हो। पर उदाहरण में ये नहीं है, है ना। उदाहरण में ये है कि क्रिया प्रक्रिया प्रयास, यानी जिधर आपको झुरमुट दिखाई दिया है उधर आपने चलना भी शुरू किया है, जिधर अनुमान बना है। अब प्रतीति पे आते हैं। अब इधर तो रोशनी आ गई है, तो आपको यकीन बदल गया किस में, और आप चल भी गए। अब आप तो 500 मीटर ही दूर हैं,
अब आपको केवल आवाज़ नहीं आ रही है, अब आपको गाय दिख रही है, घर छत दिख रहे हैं, लोग आते जाते दिख रहे हैं, कहीं कहीं से चाय खाने की खुशबू भी अब आने लग गई है। अब आपका यकीन, सर्टिट्यूड, यानी कि ये गांव है, अब ये कहने की भी जरूरत नहीं है, ये साक्षात्कार की स्थिति है। प्रतीति, प्रतीति का मतलब वस्तु सामने है। उससे पहले केवल अर्थ तक की बात थी, जब तर्क वगैरह लगा रहे थे वो अर्थ ही है, मतलब कि गांव ही होगा, ऐसी आवाज़ तो गांव से ही आती है ना। वस्तु का मतलब है कि प्रतीति का मतलब है बेटा, है ना, अर्थ के रूप में, कि अब वस्तु जो है वो सामने है, मतलब अब उसमें तर्क की जरूरत नहीं है, तर्क तो खत्म हो गया। तर्क का काम तो इतना ही था कि मैं और आगे चल दूं, तो तर्क तृप्त हुआ, मनन में तृप्त हो गया कि भाई ठीक है, अब ये आवाज़ अब इसमें डाउट नहीं है, पर दिखाई फिर भी नहीं दिया है, दिखाई नहीं दिया है। आप पहुंच गए सामने, और सामने आपको गांव दिख गया, इसको प्रतीति कह रहे हैं कि अब आपको तर्क की, अनुमान की जरूरत नहीं है, अब वस्तु सामने है। गाय, भैंस, घोड़ा, घर, जो भी गांव का एक स्वरूप होता है वो आपको दिख रहा है। और आप वहाँ पहुँच गए और आपने लोगों से बातचीत कर ली, उन्होंने आपको कहाँ भाई यहाँ कैसे भटक गए, अच्छा यहाँ तो अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, तो बोले कोई बात नहीं, ये तो हम पहुँचा देंगे आपको, है ना, हमारा ये आदमी जाता ही है, तो क्या है 100 किलोमीटर दूर है, यहाँ से वहाँ छोड़ देगा, वहाँ से आप निकल जाना। ये हो गया आपका अनुभव कि आपको खाना पीना सब मिल गया। ये भास आभास कैसी लगी कहानी आजाद भाई? क्या बात है। ये सब हमको दिखता है जब पठन वगैरह करते हैं, तो सत्य हमको यहाँ पे सत्य का अनुमान बनता है। जो कुछ भी अस्तित्व है, जो कुछ भी जीवन है, मान्यतापूर्ण आचरण है, सुख है, सब का हमको यहाँ भास, इसका फलन ये होता है। इसीलिए इसमें जो आप कह रहे थे कि भाई इससे होगा, इसको कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसके माइलस्टोन्स हैं, और ये एक एक माइलस्टोन हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिखता है। तो ये होते ही तो मेरा ये क्रॉस ओवर हो चुका है, मतलब मैं लगभग यहाँ पे हूँ, अपनी स्थिति अगर बताऊँ। इस आधार पे कहना बनता है कि केवल नागराज जी ने कहा इसलिए ये कोई मतलब रट के बताने वाला काम है नहीं, मतलब कि भैया हम भटक रहे हैं, आपको भी भटका के मानेंगे हम तो डूबे सनम, 2-4 को तो, ऐसा कोई वो है नहीं, क्योंकि इससे कुछ हमको और मिलने वाला नहीं, हमको केवल खुशी मिलती है ना इसका काम को करने में। तो इससे ये निश्चय बनता है कि अब यार अब तो आगे चलेंगे तो ये मिलेगा ही, क्योंकि ये हो गया और ये दिख रहा है, आवाज़ें आ रही हैं कि हाँ यार अभी तो तर्क लग रहा है कि देखो, है ना, ये तो गांव ही है, अब इसको झुटलाया कैसे जाए। तो तर्क, हम सारा बात तर्कपूर्वक ही तो कर रहे हैं भाई। आपके साथ परिचय शिविर से लेके पहले दिन से लिखते हैं कि जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, तर्क संगत है ना, और जीने में आए, तो वो सारी कंडीशन क्राइटेरिया पूरा होता हुआ दिखता है हमको, ये माइलस्टोन्स दिखते लगते हैं। तो आभास होता ही है बिल्कुल कि यार क्या ये बात तो ठीक है, बस और थोड़ा चलते हैं, है ना। तो हम में से बहुत लोग, अब आपका सवाल का मैं जवाब बता देता हूँ, जो आप कह रहे थे भाई नागराज जी के अलावा कौन है, क्योंकि हम इस विधि से जा रहे हैं तो इसको तो बहुत सारे लोग क्रॉस कर चुके हैं। इसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं और बहुत सारे इधर ट्रांजिशन में होंगे, अभी कह नहीं रहे हैं, बट क्योंकि भाई पहले गांव में पहुंच तो जाएं है ना, पर आवाज़ें आ रही हैं, है ना, वो सब इस उदाहरण में राजा भैया वो सब दिख रहे हैं, सिग्नल सारे मिल रहे हैं, क्योंकि वो मनन की स्थिति है। शब्द से अर्थ की यात्रा लगभग पूरी होती जा रही है, वस्तु के करीब आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी यात्रा है, इसमें किसी को 5 साल लगे, जिसका एजाज भाई जितना बड़ा, अब मैं बता देता हूँ आपको, जितना गहरा ये होगा, जितना ज़्यादा कचरा यहाँ भरा होगा, उतना ज़्यादा समय लगेगा, सिंपल सी बात है। और उससे किसी को बुरा अच्छा मानने की जरूरत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन ने ज़्यादा कचरा इकट्ठा किया हुआ है तो ज़्यादा समय लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, उससे उसको कोई बुरा मानने की बात नहीं है। पर जिसका यहाँ, इसको चित्त शुद्धि भी परंपरा में एक शब्द बोला गया है, चित्त मतलब ये चित्त में ही होता है ना सब कचरा, तो वो साफ हो जाएगा। पर साफ होने का ये अध्ययन का तरीका है।
हाँ जी, मेरा नहीं, मेरा एस्टिमेट पूछ रहे हैं, मेरा एस्टिमेट मतलब ऐसा कह रहे हो? नहीं, कहाँ के लिए अभी वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ हाँ, कोई 6 महीने, कोई 2 साल, जिसके अनुकूलता। हाँ, मैंने तो 5 साल अभी बोला है क्या? मैंने कोई ईयर अभी बताया नहीं है। मैं आभास में हूँ, मैंने ऐसा बताया। हाँ, 5 साल नहीं बोला, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने ऐसा बताया। और यहाँ पे जाने की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहा हूँ। राजा भैया बस साथ दे दें, बाकी तो सब हो जाएगा। अब किसी को तो पकड़ना ही पड़ेगा। अभी आज राजा भैया, कोई और भैया होते तो उनको बोल देते। पर हम साथ में ही होगा, ये वाला काम मिलके होने वाला है। यहाँ तक अकेले भी कर सकते, इसमें परिवार, दोस्तों का, सबका साथ चाहिए। तो उसको जुटाने में लगे हुए हैं ना भैया, कि 2-4 ऐसे साथ चलने वाले तो मिले भाई, है ना। इसकी प्रक्रिया है और डिटेल में करेंगे बात। तो पर ये ऐसा है। तो अभी मैंने समय नहीं बताया, समय वगैरह मैं कल बताऊंगा। आज आप थोड़ा सा इस पे विचार कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारा आपको नए शब्द भी मिल गए, है ना। और बहुत सारा, जैसे भैया कह रहे थे, थोड़ा जितना इजी लग रहा था, पर अब इजी लगने लगेगा, इतना ही तो है। देखिए आप, अब थोड़ा इजी लगा कि अभी, हाँ, लेकिन अध्ययन बिंदु में कंप्लीट हो जाएगी। अध्ययन बिंदु का पर्पज ही है कि जो कंप्लीशन वाली फीलिंग है, जो परचेस में आपको हर रोज लग रही थी, वो अध्ययन बिंदु के आखिरी दिन में, संडे को, है ना, क्या तारीख है, 19 तारीख को 11 बजे तक हो जाएगा। इतना मैं कह सकता हूँ, है ना। वो मैंने एजाज भाई को सम्मान में थोड़ा सा एक्सटेंड आधा दिन कर दिया है, कि उनको पूरा अवसर मिले बात करने का। पहले मैं सोच रहा था कि सैटरडे को, यानी कि 18 तारीख की 6 बजे तक हो जाएगा, पर फिर मुझे लगा नहीं, एजाज भाई को अब आ ही गए हैं तो इनके साथ बात तो पूरी करेंगे, है ना। तो हमने उसको और 2-3 घंटे बढ़ा दिया है। तो लंच तक हम, जो भी मेरी अपनी बात, जो टिकट वगैरह का जैसा भी आपको करना है ना। पहले मैं सोच रहा था कि सैटरडे तक हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ी बात, है ना, एजाज भाई हैं तो हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं इनको। कितना ही मना करें कि मैं नहीं समझना चाहता हूँ, हम कहेंगे हम समझें। इसीलिए तो भाई हमारी ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत थोड़ी है। हमको ये काम करना है। तो हम तो ऐसे भाई को थोड़ा ज़्यादा ढूंढते हैं आप सबके साथ में, कि भाई ऐसा एक आध आ जाता है तो हम बात कर रहे थे, एक ही सवाल कर ले, फिर उसके सवालों में आप सबके सवाल आ जाएंगे ना। तो एजाज भाई का जो महत्व यही है कि सारे सवाल आपके बिहाफ पे कर लेते हैं। ठीक है ना दीदी, जो आपके मन में नहीं वो भी कर लेते हैं। पता नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, बट अगर किसी कहे तो उनको चांस मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो ठीक बात है। ऐसा हमारा अनुमान है कि आप जो कर रहे हैं उससे जो बाकियों के मन में सवाल आ भी नहीं रहे हैं, तो वो भी क्लियर होते चले जा रहे हैं। जी, नहीं, अब इसको जीवन क्रिया में करेंगे। अभी मैंने कोई मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, जीवन क्रियाओं का नाम नहीं रखा है। साक्षात्कार चित्त में होता है और बोध बुद्धि में होता है। तो प्रतीति की परिभाषा भी देखेंगे अगर आप, तो साक्षात्कार बोध दोनों लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने मन, वृत्ति, चित्त वाला मॉडल अभी नहीं लिया है, उसको मैं जब जीवन ज्ञान करूँगा तो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये भाग इम्पॉर्टेंट है, इसको रिपीट करेंगे एक बार और। जब अब आज मतलब ये कल थोड़ा और 1 घंटा इसमें लगाएंगे, उसके बाद में हम अस्तित्व दर्शन ज्ञान में जाएंगे, है ना, ये अध्ययन की वस्तु में जाएंगे। तो अध्ययन की वस्तु में पहले अस्तित्व दर्शन ज्ञान की बात करेंगे, फिर जीवन ज्ञान की जब बात करेंगे तो तब जीवन क्रिया आएगी। तो फिर जीवन क्रिया में फिर से इस भाग को एक्सपेंड करेंगे। ये अभी थोड़ा शॉर्ट में है ना। फिर ये शब्द नहीं आएंगे, फिर इन शब्दों के अलावा शब्द बदल जाएंगे। ठीक है, फिर उन शब्दों को मैं इनके साथ जोड़ भी दूंगा कि आपको लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, फिर आपको वही बोलेंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे ना, ये सब शब्द आपके सामने आएंगे। जो लोगों को किताब, तो अध्ययन बिंदु है कि पुस्तकों के पढ़ने की तैयारी है। तो जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको सब ये नजर आएंगे, प्रतीति, आभास, भास, ये सारे शब्द आएंगे ही, मनन,
श्रवण पठन, है ना, ठीक है बेटा। पर अभी के लिए ये प्रतीति मतलब बोध और साक्षात्कार दोनों को कह रहे हैं, तो साक्षात्कार चित्त में होता है और बोध बुद्धि में होता है, ठीक है। बताइए, आज यहाँ रोक लें फिर एजाज भाई? नहीं, थोड़ा वरिंग तो है कि अगर आप बोल रहे आप खुद आभास तक है, तो इसमें वरिंग क्यों है? भाई आपने इतना अपने बाबूजी के साथ रहे, वो करे, उसके बाद वहाँ तक पहुँचते हैं, तो भाई तो ये क्या कम काम है? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मतलब मूल्यांकन करना नहीं आ रहा है आपको, मतलब आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो आपको भी मूल्यांकन करना आता नहीं है। नहीं, मतलब मैं तो टाइम वाइज ही कर रहा हूँ टाइप्स। तो भाई आप करते क्या हो फाइनली? टाइम का मैं वही तो कहूँगा, बकवास ही करते हो, फालतू टाइम कचरा करते हो, भोग करते हो। अगर आप समय करोगे क्या, अदरवाइज मतलब करोगे क्या? अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? नहीं, तो ये वाइल प्रोसेस में होते हुए अगर वो खुशी आ रही है, जैसे हायर हैप्पीनेस मिली तो लोअर ड्रॉप हो जाती, तो भोग ड्रॉप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट अगर नहीं आ रही है तो भोग चलेगा, राइट? लाइक वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये आप कह क्या रहे हो? मतलब ये होना तो बड़ी बात है ना। नहीं, तो कह रहा हूँ कि इतने में भोग ड्रॉप हो जाता है ना, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, और क्या, यही हो जाता है। मैंने यही तो बताया, आवेश शांत हो जाते हैं, मतलब हाँ। भोग ड्रॉप हो गया। अच्छा। यहाँ तक सब चलेगा, बताया तो आपको। बट आगे क्यों नहीं बढ़, हाँ, तो आगे बढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं अरे मतलब आप क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो अपने पहला वो बहुत अच्छा एग्जांपल था, खाना बनाने, किसी को बोले भोजन बनाने का, तो सबसे देखा ही नहीं, कुछ नहीं किया, तो बहुत हार्ड है लाइक पूरा। बट जैसे सोमया ने शिविर में बोला था कि चलते हुए देख के बच्चा वो सीख जाता चलना, क्योंकि दूसरा मॉडल सामने होता है। यहाँ मेरे को लग रहा है मॉडल, आपने तो एटलीस्ट बाबूजी के दिखा है, हम लोगों को तो मॉडल की कमी लग रही ना फिर। इन्हें वही बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर मैं अग्रीड में शॉर्टकट फिर से सोच रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट का एक तरीका या जो नेचुरल तरीका मेरे हिसाब से बल्कि वो है कि तो ऐसा करो, आप 10 साल भोग करके आओ, हम लोग मॉडल तैयार कर लेते हैं। अब मेरे माइंड में आया। नहीं, भाई ऐसा है, आप ऐसा करो, अभी अमेरिका चले जाओ आप। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे सुनो तो सही भाई, अगर आप ये अपेक्षा कर रहे हो कि भाई मॉडल तैयार मिल जाए जिसमें बच्चा जो है देख देख के कर ले, तो कोई बात नहीं, हम तो तैयार हैं, हम उस काम के लिए तैयार हैं। हम थोड़ा बाकी लोग मॉडल बना लेते हैं और हम उसको बना लेंगे, फिर हमको देख देख के कर लेना आप। नहीं, मेरे पर 10 साल बाद आना फिर आप, ठीक है भाई? या तो ऐसे कर लो या इसमें लग जाओ, जो आपको मंजूर हो। आपको जल्दी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? जो समय की बात बार बार आ रही है, अभी तो हालांकि मैं समय को कल एड्रेस करूंगा, अभी उसको मैंने एड्रेस किया नहीं है, अभी समय एड्रेस किया नहीं है पर कल सारा क्लियर ही हो जाएगा, आपका समय का भी मुद्दा। मतलब अभी ऐसा सोचे तो एकदम वो नेगेटिव लगता है भोग एंड दिस, क्योंकि अपने को इससे नॉलेज है, बट लेकिन भाई पूरी दुनिया तो भोग कर ही रही है ना उस हिसाब से। अब इसका तो पूरी दुनिया तो दुखी है। नहीं, तो दुखी है, अपन बोल रहे दुखी है, वो भी थोड़ा स्पिरिचुअली नहीं बाय द वे भाई, जो भी है, अगर आप पूरी दुनिया को देख रहे हो तो पूरी दुनिया तो जहन्नुम में जा ही रही है। आप अब खुद ही बोल रहे थे, अमेरिका का जब भी आप वर्णन करते हो तो सारा नेगेटिव ही बताते हो, तो वो तो हो ही रहा है। नहीं, अमेरिका के अलावा दूसरी भी कंट्रीज है ना जो कि कम भोग कर रही है, अलग अलग भाई सब उसमें जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है आप बताओ ना। अब इसको छोड़ो, मैं सिर्फ आपको क्या चाहिए ये बताइए। मैं एक डिस्कशन रख रहा हूँ, मेरे को अभी पर्सनली क्या चाहिए वो मेरे को खुद को शायद नहीं मालूम, लेकिन अलग अलग जो ऑप्शंस है वो देख रहे हैं अभी। तो उसमें जो भोग का अपने का नेगेटिव क्या निकला कि ग्लोबल वार्मिंग और युद्ध है ना, तो संघर्ष, युद्ध, शोषण, जो भी उसका रिजल्ट है, शोषण और ये वो है। तो क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपन अपने बच्चों के लिए खराब कर रहे हैं, लेकिन अगर लेस कॉन्शियस लेवल पे ऑपरेशन है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए खराब कर रहे हैं, अपन सबके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन अब जैसा आपने बोला अमेरिका तो 17 टाइम रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, अपन एक की जगह 2 टाइम किए या 1.5 टाइम किए, तो भी उसमें भोग में अब धीरे धीरे भोग किए समझ लो। तो जब तक इन्हें क्योंकि इसमें एक फाइनली आते हैं कॉस्ट, कोई भी अपन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब करते हैं तो ये समझ में आ रहा है इसमें फ़ायदा बहुत है, लेकिन उसमें अगर जैसा आपने बोला 10 साल बाद आओ तो शायद कॉस्ट कम है, राइट? लाइक या नेक्स्ट पीढ़ी के लिए तो कॉस्ट कम ही चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स ने मॉडल रखा हुआ है सामने, तो बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है। तो हमारे केस में जो बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, तो वही एक वो बनता है कि ठीक है नहीं, इनको परिवार तो समझा देना जरूर। हाँ, परिवार तो प्लीज बार बार जो बच्चे नहीं है, फैमिली नहीं है, तो इनको लगता है ये अलग कोई कैटेगरी के जीव हैं,
मानव है कि नहीं है, नहीं है ना, नहीं तो थोड़ा लेकिन थोड़ा ऑपरेशन अलग है, क्योंकि कई बार इसमें भी आता है कि आपको परिवार में दिखाना है और वो वर्ड्स जो आते हैं, तो मैं सीख लूँगा, वो बात मेरी कमी है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो सीखूंगा। लेकिन ये जैसा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे बात हो रही थी कि अगर वो चीज़ है तो एक बात बनती है, मेरे को भी ख्याल में आया कि भाई अगर ये मॉडल रेडी नहीं है, वो नहीं है, तो भाई बेसिकली हम फिर वो मॉडल बनाने की, यानी जो पहले वालों के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, अब वो मेरे को सोचना है, मेरे जीवन को सोचना है कि वो पहले वालों में से मैं रहूँ या जो मॉडल है उसको यूज़, यानी अब AI जो बना रहे फॉर एग्जांपल ChatGPT बना रहे, उनको बनाने वालों को बहुत मुश्किल रहेगा, यूज़ करने वाले को बड़ा इजी रहने वाला है। तो मतलब इन्हें बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग वैसे नहीं, आप बोल लीजिए, आप कहना क्या चाहते हो फाइनली? कहना क्या चाहते हैं कि मालनी, मतलब ये काफ़ी स्टेप्स है, काफ़ी इसमें, जैसा आप ये बार बोल रहे हैं कि वो नहीं करे तो क्या करेंगे, तो लेकिन रहती चीज़ है, ऐसा नहीं, मतलब अभी उन्होंने बाबूजी ने अपनी तरीके से खुशी ढूंढी है, हमारी निरंतर नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, हम भटके हुए होंगे, हो सकता है, लेकिन एक जैसे क्योंकि मैं सबसे अच्छा परिचय शिविर में क्या लगा, कोई चीज़ को नहीं बोला गया था, जो आपने भी बोला, तो उस तरीके से वो ड्रॉप होना ही है मालूम है, तो लेकिन वो अभी ड्रॉप का टाइम हुआ नहीं उसमें, तो जैसा आप बोल रहे हो वो क्या करो, तब तक तो शायद वो ड्रॉप के लिए वेट भी हो रहा है और साथ में इसके प्रिपेयर भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ है। बट मैं ये कुछ डाउट नहीं कर रहा, ये स्टेप्स बिल्कुल ऐसा मेरे को भी लग रहा है कि है, लेकिन जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँ तो वो थोड़ा नहीं बैठा। मतलब क्या कॉस्ट और क्या बेनिफिट? बेनिफिट ये है कि आपको अनुभूत, कॉस्ट क्या, मतलब कॉस्ट क्या? क्योंकि पठन करना, अभी इसको टाइमलाइन में अब आप कल डालेंगे, लेकिन जो भी जितने भी मेरे सामने मॉडल दिख रहे हैं कि भाई आप लोग तो 15-20 सालों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, आप बोल तो रहे इसमें कॉस्ट क्या है? मतलब माइलस्टोन जो पहुंचे आप वो प्रतीति तक के भी नहीं पहुंचा अगर, तो थोड़ा क्वेश्चनेबल तो है। नहीं, क्या क्वेश्चनेबल है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या तो कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, ऐसा करिए आप इसको थोड़ा सोच लीजिए कल टाइम का, क्योंकि अभी टाइम नहीं बताया है, समय नहीं बताया है, अस्तित्व का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं बताया है, तो आप इसको रखिए अब क्वेश्चन को, कल थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर लेते हैं, ठीक है, है ना? पर आप सोचिए कि क्या कॉस्ट, कल सुबह बताइएगा क्या कॉस्ट क्या बेनिफिट, और फिर हम आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी बताएंगे भाई क्या कॉस्ट बेनिफिट है, ठीक है? ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, नमस्कार। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लेंगे कल सुबह, फिर मिलते हैं। चलिए जी, नमस्कार।